आजकल तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों के दिमाग में मानसून बादलों की तरह कुछ ऐसे सवाल मंडला रहे हैं। क्या हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं? अगर हम डिफ़ॉल्ट कर गए तो क्या यहाँ भी हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे? हर तरफ माशी हालात को लेकर एक तशवीश का आलम है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट होता क्या है? डिफ़ॉल्ट करने वाले ममालिक की निशानियाँ क्या हैं? अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसका अंजाम क्या होता है? और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा, क्या हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं? ये वीडियो देखने के बाद आप ख़ुद फैसला कर लेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है। देखिए, जब उधार देने वाला वापस मांग रहा हो और शराइत भी तब्दील ना कर रहा हो, मज़ीद वक्त भी ना दे रहा हो, अपनी रकम का बार बार तकाजा कर रहा हो और हम वापस ना कर पा रहे हो और इस बात का ऐलान कर दें कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये सूरत हाल माशी दिवालियापन यानी डिफ़ॉल्ट कहलाती है। विकीपीडिया के मुताबिक अ सॉवरेन डिफ़ॉल्ट इज़ द फेलियर और रिफ्यूज़ल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ सॉवरेन स्टेट टू पे बैक इट्स डेट इन फुल व्हेन ड्यू। देखिए, जो ममालिक डिफ़ॉल्ट करने यानी माशी तौर पर दिवालिया हो जाने के करीब होते हैं तो उनकी निशानियां दूर से नजर आने लगती हैं। वो क्या हैं, आइए देखते हैं। ऐसे ममालिक जो मुआशी तौर पर दिवालिया होने के करीब होते हैं तो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम सतह पर आ जाते हैं। इसके अलावा ऐसे ममालिक कर्ज़ों के बोझ तले दबते चले जाते हैं। डेट ट्रैप यानी ऐसी सूरत हाल जिसमें साबका कर्ज़ों की अदायगी के लिए नए कर्ज लेना पड़े। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी दरामदाद और बरामदाद में अदायगियों का अदम तवाज़न आ जाता है। इकनॉमिक स्टेगनेशन यानी माशी जमूद, ऐसे ममालिक की मईशत भी सस्त रवी का शिकार होती है। लोग अपना पैसा नए प्रोजेक्ट्स या कारोबार में इन्वेस्ट करने की बजाय या तो बैंकों में रखकर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी दौलत को बैरूनी करेंसी में तब्दील करने के बाद हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं। इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र इंतहाई ज़्यादा हो जाती है, चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी यानी पैसे की कदर गिरती चली जाती है, जैसा कि वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में, जहां पर लोग 1 किलो आटा या शक्कर लेने के लिए बोरियों में पैसे भर के ले जाते थे। इसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी सियासी अदम इस्तेहकाम, ऐसे ममालिक सियासी खींचातानी का शिकार हो जाते हैं। कोई पार्टी किसी की गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं करती, लिहाजा साजिशें, सियासी चालें, लॉन्ग मार्चेस, धरने इस कौम का मुकद्दर बन जाती हैं। गैर जमहूरी ताकतों का मजबूत होना और आइनी बलादस्ती का न होना भी मुआशी तौर पर दिवालिया हो जाने वाले ममालिक की एक निशानी है। तो ये थी डिफ़ॉल्ट कर जाने वाले ममालिक की बहुत सी निशानियों में से कुछ निशानियाँ। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसके साथ क्या होता है। दुनिया में मुआशी हालत की जांच पड़ताल करने के लिए कुछ एजेंसियां काम कर रही हैं, जैसे मूडीज़, फिच रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग, S&P ग्लोबल। ये एजेंसियां वक्तन फ़वक्तन ममालिक को मुआशी सिफारिशात और मशवरे देती रहती हैं और जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करने लगता है तो ये एजेंसियां इस मुल्क की क्रेडिट रेटिंग को कम या नेगेटिव कर देती हैं। इनके ऐसा करने की वजह से डिफ़ॉल्ट करने वाले ममालिक के लिए मज़ीद कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है। कोई भी मुल्क या एजेंसी उन्हें कर्ज देने के लिए राज़ी नहीं होती या फिर ज़्यादा सख्त शराइत और सूद पर कर्ज देते हैं। नतीजतन उस मुल्क में मज़ीद महंगाई आ जाती है, करेंसी मज़ीद डिप्रिशिएट हो जाती है, इकनॉमिक स्टेगनेशन बढ़ जाती है और स्टॉक एक्सचेंज दिन ब दिन गिरने लगती है। मज़ीद ये कि डिफ़ॉल्ट कर जाने वाले ममालिक का बैरूनी मुल्क में साजो सामान भी कब्ज़े में लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर श्रीलंका ने इंडिया का कर्ज देना है और कर्ज का वक्त पूरा होने पर भी अगर नहीं चुका पा रहा तो श्रीलंकन एयरलाइन का अगर कोई जहाज़ इंडिया में लैंड करता है तो इंडिया उसे अपने कब्ज़े में ले ले। खैर, ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक मिसाल दी। यही हालत बहरी जहाज़ों और बैरून मुल्क जायदादों की भी हो सकती है। चलते हुए प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, कोई मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मुआशी सरगर्मियाँ कम हो जाती हैं, तजारत बंद हो जाती है और एक अदम एतमाद की फ़ज़ा कायम हो जाती है। जैसा कि श्रीलंका में हमने पिछले दिनों देखा, उनके पास
इतने रिजर्व्स भी नहीं थे कि वो पेट्रोल इंपोर्ट कर सके। गोया सारी इकॉनमी स्टॉप होगी। उनके पास इतने डॉलर्स भी नहीं थे कि वो कागज़ इंपोर्ट कर सकें और बच्चों के इम्तिहानात ले सकें। गोया बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं लिए गए। अब आते हैं अपने प्यारे पाकिस्तान की जानब और लेते हैं इसकी मुआशी हालत का एक जायज़ा। अगर आपने मेरी ये पिछले चंद मिनट की बातें गौर से सुनी हों तो आपकी आंखों के आगे सारी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी और आप ख़ुद एक बेहतर तज्ज़िया करने की पोजीशन में होंगे। अब करते हैं पाकिस्तानी मईशत का एक छोटा सा ऑपरेशन। मैंने लफ्ज़ ऑपरेशन इस्तेमाल किया है क्योंकि पोस्टमार्टम मुर्दा चीज़ों का होता है और पाकिस्तानी मईशत की नब्ज़ जैसे तैसे भी फ़िलहाल चल रही है और अल्लाह करे चलती रहे। देखिए, पाकिस्तान की ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक गिर चुके हैं। आज जब मैं आपको ये स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ तो ये कोई लगभग 10 अरब डॉलर की सतह पर है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा दोस्त ममालिक यानी चाइना और सऊदी अरब ने अमानतन रखवाया हुआ है। अगर हालात यूं ही चलते रहे तो 2 से 3 माह के बाद हमारे पास तेल और बाकी दरामदात करने के पैसे नहीं होंगे। गुज़श्ता माली साल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने तारीखी 45 अरब डॉलर का मालियाती खसारा रिकॉर्ड किया। पाकिस्तान इस वक्त तारीखी कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, जिनमें सिर्फ बैरूनी कर्जा 122 अरब डॉलर के लगभग है। हमारा मुल्क इस वक्त मुआशी जमूद का शिकार है। लोग अपना पैसा खर्च करते हुए डर रहे हैं और FDI यानी नई बैरूनी सरमायाकारी भी नहीं आ रही। मूडीज़ एंड फिच रेटिंग ने पाकिस्तान की रेटिंग को स्टेबल से नेगेटिव शो कर लिया है। रॉयटर ने भी पाकिस्तान को उस लिस्ट में रख दिया है जहां पर उसने इथोपिया, कीनिया और तंजानिया को रखा हुआ है। इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का 21% को क्रॉस कर चुका है, जो कि एक ख़तरनाक हद को छूने के करीब है। रुपी डेप्रिसिएशन शदीद से शदीद तर होती जा रही है। आज जब मैं आपको बता रहा हूँ तो US डॉलर पाकिस्तान में 230 रुपये की हद को क्रॉस कर चुका है और ओपन मार्केट में 240 रुपये का भी नहीं मिल रहा। इसका एक मवाजना चीज़ों के साथ यूं भी कर लीजिए कि जो किया पिकांटो कार 2019 में पाकिस्तान में 18 से 19 लाख की ब्रांड न्यू मिलती थी, आज वो रुपी डेप्रिसिएशन एंड डॉलर एप्रिसिएशन की वजह से 31 से 32 लाख की हो गई है। यही परसेंटेज आप बाकी कमोडिटीज़ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तेल न होने की वजह से या महंगा होने की वजह से पावर हाउसेज बंद हैं और लोड शेडिंग का जरिए बन रहे हैं, जो कि हर शहरी के लिए परेशानी का बायस है। और फिर इसी वजह से हर हफ्ते फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की आसमान को छूती हुई कीमतें आपके सामने हैं। चलते हैं ज़रा आगे। सियासी अदम इस्तेहकाम का ये हाल है कि हमारे पार्लिमान एक सियासी अखाड़ा बन चुके हैं। कोई भी वज़ीर आज़म आज तक अपनी आइनी मुद्दत नहीं पूरी कर पाया। हर इलेक्शन मुतनाज़ा करार दे दिया जाता है। हर हारने वाला धांधली का रोना रोता है और हर जीतने वाला अपने आप को बादशाह सलामत तस्वर करके अपोजिशन को दबाने और अवाम की जेब काटने के नित नए तरीके तलाश करने में मसरूफ़ अमल रहता है। चुनांचे अवाम और मुल्क का बुरा हाल आपके सामने है। गैर जमहूरी ताकतें हमेशा की तरह मुल्क को लीड कर रही हैं और अवामी नुमाइंदे उनके सामने बेख्तियार हैं। उसका एक नुकसान ये है कि अवाम अपने मसाइल का रोना जब अपने नुमाइंदों के आगे रोती है तो अवामी नुमाइंदे बेख्तियारी का शिकवा करते नज़र आते हैं। अगर मैं मसाइल गिनवाता रहूं तो उनकी एक दीवार चीन जैसी लंबी लिस्ट है, मगर आते हैं इनके हल की जानब, ताकि आपको मज़ीद परेशान करने से पहले कुछ उम्मीद दिलाई जा सके। हल 2 तरह के हैं, एक शॉर्ट टर्म यानी कलील मुद्दती और एक लॉन्ग टर्म यानी परमानेंट सोल्यूशन। पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, जो कि हर हुकूमत ढूंढती आई है और वक्त गुजारी करके अपनी नाक बचाती आई है। वो सोल्यूशंस हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा लें, जो कि पहले ही 15% पर आ चुका, मज़ीद कर्ज लें और IMF की सख्त से सख्त शराइत मानते रहें और दोस्त ममालिक से डेफर्ड पेमेंट पे तेल लें ताकि हमारा फ़ौरन पेमेंट बिल वक्ती तौर पर कम हो सके और वक्त गुजर सके। मगर ये आखिर कब तक चलता रहेगा? आज तक तो हमेशा ऐसे ही होता आया है, तो आज तक पाकिस्तान खुशहाल क्यों नहीं हो सका? कर्ज ले लेकर एक घर की ज़रूरियात नहीं पूरी की जा सकती तो आप इतना बड़ा मुल्क कैसे चलाएंगे? देखिए,
हमें डायरेक्शनल चेंज की ज़रूरत है। इस मुल्क की मुआशी टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाने की ज़रूरत है। इसके लिए हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, चाहे वो अवाम हो या अशराफिया, को अपने तौर तरीके बदलना होंगे। सबसे पहले हुकूमत को बिजनेस एंड मार्केट को ओपन करना होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाना होगी ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आसानी से आ सके। खसारे पे खसारा देने वाली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को आखिर प्राइवेटाइज करना ही होगा। टैक्स निज़ाम को सिंपल करना होगा। इन्फ्लेशन की वजह से परेशान होने की बजाय ग्रोथ रेट बढ़ाना होगा और अवाम को रोज़गार के नए मौके देने होंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी। इस मुल्क को एक मिसाक मईशत की अशद ज़रूरत है जिस पर तमाम जमातें और ताकतें मुत्तफिक हों। ऑस्टेरिटी ड्राइव यानी कम खर्च और सादा तर्ज अमल को अपनाना होगा। प्रोटोकॉल कल्चर, फ्री पेट्रोल, शहाना जिंदगी, अफसर शाही और अयाशी को तमाम सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को छोड़ना होगा फॉर द सेक ऑफ योर कंट्री। गरीब 2 वक्त की रोटी को तरसे और उसी के वोट से जीत कर बनने वाला वजीर 5-5 करोड़ की गाड़ी में फिरे। एहतसाब को यकीनी बनाना होगा। इस मुल्क को लूटने वालों को मिसाली सजाएं देना होगी। स्मगलिंग को रोकना होगा। अरबों डॉलर्स मगरबी बॉर्डर से उस पार चले जाते हैं। इस अमल को ख़त्म करना होगा और डिजिटल मार्केट को ओपन करना होगा ताकि हम अपनी यूथ को न्यू स्किल्स सिखा सकें और ज़्यादा पैसा अर्न कर सकें। विद बेस्ट विशेस, पाकिस्तान जिंदाबाद।